तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने 122 तक अनुच्छेद आपको डाल दिए थे ट्रिक के माध्यम से। अब दोबारा मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं। तो पहले उसमें मैंने अनुच्छेद 22 तक बात करी थी। अब यहाँ से 22 से आगे को बात करते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि आर्टिकल यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक इसके बारे में उल्लेखित किया गया है। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे आर्टिकल 23 में साफ कहा गया कि बेगार प्रथा पर रोक लगेगी, यानी बेगार प्रथा जो होती है उस पर रोक लगा दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी किसी से बेगार प्रथा कराता है तो या बेगार प्रथा कराता है, उसका कोई मुआवजा नहीं देता, फ्री में पैसे कराता है या मानवीय व्यवहार करता है तो उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी आर्टिकल 23 के तहत। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में बलात्कार यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कार्य नहीं कराया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसका जिक्र किया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए अब इसको जानते हैं एक एक करके। ठीक, यहाँ से शुरुआत करेंगे कि आर्टिकल 25 में है क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब यानी व्यक्ति को पूरी आज़ादी दी गई है। क्या किस लिए दी गई है, कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार अपना सकता है, अपने किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 25 में। बेटा तुम 25 वर्ष के हो गए हो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, किसी धर्म को अपनाना अपनाओ, किसी का प्रचार करना करो। यानी जब लड़का 25 वर्ष का हो जाएगा तो वो धर्म के मामले में भी स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, अब 25 साल का हो गया, उसने क्या काम करा कि धर्म को अपना लिया। मान लीजिए वो अल्पसंख्यक बन गया, ठीक है, तो उसने क्या काम करा, 25 वर्ष का होने के बाद 26वें वर्ष में जैसे लगा उसने जो है एक संस्था को स्थापित कर दिया। यानी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 26 के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 27 यानी दो जने जब साथ में, दो व्यक्ति जब साथ में, 2 और 7 27 यानी जब दो व्यक्ति साथ मिल गए तो उन्होंने एक धर्म को बढ़ावा दिया। तो कह रहे हैं सरकार एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी टैक्स या कर नहीं देगी, यानी किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे क्या बात है, आर्टिकल 28 में सीधा सीधा कहा गया है कि संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कोई भी संस्था किसी भी धर्म को या किसी भी धर्म से संबंधित, मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी हो, तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्था में रोक लगी हुई है धार्मिक शिक्षा के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को वो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। जैसे 29 में साफ साफ कहा गया कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, ये बात कही गई है आर्टिकल 29 में। और साफ साफ ये भी कहा गया है जाति धर्म के आधार पर शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। यानी कोई कहे कि ये अलग जाति का, अलग धर्म का, शैक्षिक संस्थान में यानी किसी भी स्कूल या कॉलेज में ऐसी वस्तु को लेकर के कोई भी प्रवेश नहीं रोका जाएगा कि किस जाति का, किस धर्म का। उसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल 30 में जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना है। यानी सरकार अनुदान में कोई भेदभाव नहीं करेगा, या जैसे कहते हैं बुजुर्गों के लिए 25% पद रखे जाएंगे ये 30 आर्टिकल 30 में बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 30 में जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना के बारे में बताया गया है जो अल्पसंख्यकों हेतु। उसके बाद बात करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आर्टिकल 31 में था, अब समाप्त हो गया है, लेकिन इसके कुछ भाग बनाए गए थे। मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 32 में है क्या। आर्टिकल 32 में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 की रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है, आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। यानी संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को। उसके बाद बात करते हैं कि जो आर्टिकल 33 है उसमें जो हमारे सैन्य बल होते हैं, जो फोर्सेज होती हैं, जैसे CISF, BSF, ITBP, CRPF वगैरह वगैरह, तो आर्टिकल 33 जो है सैन्य बलों के जो अधिकार हैं उनके अधिकारों में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। संसद उन पर कानून बनाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें आर्टिकल 34 में क्या है, सैन्य बलों के कानून है कि जो सैन्य बल हैं उनके क्या क्या कानून होते हैं, वो 34 में, और 33 में संसद कानून बना रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 35 में क्या है। आर्टिकल 35 में जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ बातें हैं
उन पर जिस पर कानून बनाने का हक केवल और केवल किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे जो बात की गई है वो की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की यदि हम बात करें तो संविधान के भाग 4 में उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उसके बारे में बताया, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक जो जिक्र है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे, आप लोग मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 36 है वह क्या कहता है। तो देखिए आर्टिकल 36 भारतीय शब्द यानी राज्य शब्द को परिभाषित करता है। किसको, राज्य शब्द को परिभाषित करता है, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। और यदि हम बात करें तो आर्टिकल 12 भी यही है, आर्टिकल 12 भी राज्य शब्द को ही परिभाषित करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल हमारा 37 है वह क्या कहता है। आर्टिकल 37 हमारा ये कहता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत यानी राज्य जब भी नीतियां बनाएगा इन तत्वों को ध्यान में रखेगा कि जो लोक कल्याण के लिए हानिकारक ना हो, या हम कह सकते हैं कि राज्य जो है वो राज्य अपनी जनता के लिए, लोगों के लिए नई नई नीतियां बनाएगा। और ये बात कही गई आर्टिकल 37 में, यानी नीतियां। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 38 में क्या है। तो आर्टिकल 38 में साफ शब्दों में कहा गया है क्या, यह एकमात्र आर्टिकल है, आर्टिकल 38 जो है यह एकमात्र आर्टिकल है जिसमें सामाजिक व आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यानी आर्टिकल 38 में सामाजिक व आर्थिक व राजनीतिक, ठीक है दोस्तों, यानी आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का उल्लेख किया गया है। ठीक, आर्टिकल 39 की हम बात करें तो 39 में क्या कहा गया है कि इसमें जो है 6 बातें दी गई है। कह सकते हैं आर्टिकल 39 के 6 भाग हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये कौन सा, 39। तो इसमें 6 बातें दी गई हैं, कौन कौन सी, एक दो करके मैं बता देता हूँ कि इसका जो फर्स्ट भाग है 39 का है, उसमें क्या कहा गया है कि राज्य सभी स्त्री व पुरुषों को आजीविका के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। यानी आजीविका के समान अवसर, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, यानी स्त्री व पुरुष के लिए समान अवसर आजीविका के लिए प्रदान करेगा। और 39 के सेकंड में दूसरे में जो बात की गई है वो ये की गई है कि राज्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन करेगा। ठीक है, राज्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन, यानी आवंटन। आप मेरी बात को सुनते रहें और नोट करते रहें। ठीक है, क्या कि राज्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन करेगा, इस प्रकार करेगा जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो। किसके लिए आवंटन करेगा, कल्याण के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, राज्य आवंटन इस प्रकार करेगा जैसे उसका विकेंद्रीकरण ना हो। और फोर्थ में ये बात की गई है, फोर्थ में ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी मैं आपको बता दूं यदि कोई भी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति, 2 व्यक्ति एक जैसा कार्य पर या एक ही पद पर नियुक्त हैं तो एक ही वेतन होगा, ये नहीं कि वेतन अलग अलग हो। उसके बाद बात करें कि 5 में क्या कहा गया है। 5 में कहा गया है राज्य स्त्री व पुरुषों को ऐसे कार्य नहीं करने देगा जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़े या उनको स्वास्थ्य का हानिकारक लाभ हो या स्वास्थ्य व आयु के विरुद्ध हो। ठीक है, और इसके छठे भाग में जो कहा गया है वो यह कहा गया है कि राज्य बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यानी यहाँ बच्चों के संदर्भ में है। ठीक है, बच्चों के संदर्भ में है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 40 की, यानी आर्टिकल 40 की। तो दोस्तों आर्टिकल 40 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायतों के बारे में इसमें बताया गया है आर्टिकल 15 में कि गाँव में एक ग्राम पंचायत होगी। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 41 की, यानी आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 41 में कहा गया है
कि राज्य सभी को काम, शिक्षा, लोक सहायता देगा। यानी सभी को काम, शिक्षा व लोक सहायता देगा। यानी राज्य सभी को काम देगा, शिक्षा देगा और लोक सहायता देगा। ठीक है, ये जैसे कि जो लोग विकलांग हैं, निःशक्त हैं, उनके लिए अलग से सहायता देगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल हमारा 42 है यानी 42, उसमें क्या कहा गया। आर्टिकल 42 में कहा गया राज्य मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सहायता, यानी गर्भवती। ठीक है, भय बनेगा यहाँ पर, गर्भवती, उनके लिए यानी प्रसूति सहायता देगा। उसके बाद आर्टिकल जो 43 है उसमें क्या कहा गया है कि जीवन निर्वाह योग्य वेतन राज्य करेगा, यानी मजदूरी व उद्योगों के लिए प्रोत्साहन, यानी उद्योगों को क्या करेगा, प्रोत्साहन। ठीक है, ये आर्टिकल 43 का था। उसके बाद यदि हम बात करें आर्टिकल 43 के बाद आर्टिकल 44 की, तो आर्टिकल 44 में क्या कहा गया। आर्टिकल 44 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें तो ये तलाक से संबंधित भी है, यानी तलाक, ये तलाक से संबंधित भी है। ये कह सकते हैं नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा, यानी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी जब देश एक है तो कानून भी सभी के लिए एक होना चाहिए। ठीक है, और यदि हम बात करें ये चीज़ 98% है भारत में। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज़, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व व प्रारंभिक शिक्षा देगा, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा देगा और राज्य उसकी शिक्षा व उसकी देखभाल करेगा। आप मेरी बातों को सुनते रहें और नोट करते रहें। उसके बाद आगे चलेंगे हम आर्टिकल 46 के अंतर्गत क्या बात कही गई है। तो आर्टिकल 46 में जो कहा गया वो ये कहा गया अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति या वे जो दुर्बल वर्गों के लिए हैं उनके लिए शिक्षा व हितों की व्यवस्था राज्य करेगा, यानी सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए SC व ST के लिए शिक्षा व उनके हितों की व्यवस्था करेगा, यानी शिक्षा व उनके हितों की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 47 में क्या है। आर्टिकल 47 में जो है वो ये है कि इसमें कई कर्तव्यों का उल्लेख है, जैसे जीवन स्तर, पोषाहार, स्वास्थ्य में सुधार या मादक पदार्थों पर रोक। ठीक है, यानी मादक पदार्थों पर रोक, यानी जो नशीले पदार्थ होते हैं उन पर रोक लगाएगा कौन, राज्य। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 48 में क्या कहा गया। आर्टिकल 48 में कहा गया यानी कृषि व पशुपालन का संगठन है, इसमें कृषि व पशुपालन का संगठन। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 39 में क्या है। आर्टिकल 39 में राज्य राष्ट्रीय महत्व के लिए स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा, यानी आर्टिकल 49 में स्मारकों, भवनों या स्थानों का या वस्तुओं का संरक्षण करेगा, वस्तुओं का संरक्षण करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 है, उसमें क्या कहा गया। आर्टिकल 50 में कहा गया कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक्करण यानी अलग अलग किया गया है, यानी कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक यानी अलग अलग किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 51 क्या है। आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है
यानी आर्टिकल 51 में जो कहा गया वो ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है, ये भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यह कह सकते हैं संवैधानिक आधार है, ये संवैधानिक आधार है। आर्टिकल 51 क्या आधार है कि राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखेगा, यानी शांति व सुरक्षा बनाए रखेगा। दोस्तों इससे आगे हम पार्ट 2 में आगे, यानी जो बामन से अलग है, बामन से जो आगे आर्टिकल आपके शुरू होंगे उन्हें हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको ये सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर संविधान से संबंधित अगर क्वेश्चन उठता है तो किस आर्टिकल में क्या चीज़ है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और डेली करंट आपका चल ही रहा है। तो धन्यवाद। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू।